हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सालों पहले जब साइंटिफिक एविडेंस सामने आने लगे जो ये बता रहे थे कि अगर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अगर कुछ किया नहीं गया तो बहुत जल्द दुनिया खत्म हो जाएगा, और इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC भी बुलाया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी को एस्टैब्लिश किया जिसको मोर देन 154 कंट्रीज ने साइन किया और एक्सेप्ट किया। और ये ट्रीटी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए था। और उसके बाद दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए जो कदम लिए जा रहे थे उसमें प्रोग्रेस क्या हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए और कौन से नए एक्शन और कदम लिए जाने चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक कॉन्फ्रेंस करने लगा जिसे बुलाया जाता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस, जो UNFCCC के जो मेंबर्स है या पार्टीज है उनके लिए एक फॉर्मल मीटिंग है, जिसकी वजह से इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज भी बुलाया जाता है या COP भी बुलाया जाता है, जहां पर जो भी अभी तक एक्शंस या कदम लिए गए हैं या जो भी नए एक्शंस लिए जाने हैं उसके ऊपर डिस्कशन और असेसमेंट होता है, जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए मदद करना और बाय 2050 नेट जीरो एमिशन अचीव करना, ऐसे कई सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए इन एक्शंस को एसेस किया जाता है और नए एक्शंस लिए जाते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है या कोप है, इसका जो पहला मीटिंग हुआ था उसको COP1 बुलाया गया था जो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और अभी रिसेंटली COP28 का मीटिंग हुआ था, यानी ये कोप का 28th कॉन्फ्रेंस है जो नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 2023 के बीच में दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, जहां पर अलग अलग देशों के मोर देन 70,000 इंडिविजुअल्स ने इस मीटिंग को या इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और COP28 के एग्रीमेंट में फॉसिल फ्यूल्स यानी ये जो कोल है, पेट्रोल है, ऑयल वगैरह है, इनसे ट्रांजिशन करके बाय 2050 नेट जीरो एमिशन अचीव करने के लिए 200 कंट्रीज ने एग्री किया और जो फॉसल फ्यूल एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से रिप्लेस करने के लिए अर्ज किया गया। और ये भी बोला गया कि करंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अराउंड 3400 गीगावाट्स का है और 2030 तक इसे 11,000 गीगावाट्स तक बढ़ाने के लिए दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज ने सपोर्ट जताया, जहां पर कुछ देशों के सरकार ने तो ये तक बता दिया कि वो बाय 2030 अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे, यानी 3 गुना बढ़ा देंगे, और वो अपने न्यूक्लियर पावर को भी एक्सपैंड करेंगे, मीथेन एमिशंस को भी कम करेंगे और जो कोल पावर के लिए फाइनेंसिंग दिया जाता है उसको भी वो खत्म कर देंगे ताकि कोल से पावर प्रोड्यूस करना अनवायबल बन जाए। और इस कॉन्फ्रेंस में भारत भी पीछे नहीं रहा, बल्कि भारत तो इस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट बना हुआ था, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस है उनसे निपटने के लिए भारत एक बहुत अहम या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी इंपॉर्टेंट और अहम रोल के वजह से ही भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत एम्बिशियस टारगेट्स भी अनाउंस किए हैं, जहां पर सबसे पहले तो बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डबल करने के लिए भारत ने सपोर्ट जताया है, जिसके लिए भारत अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है सोलर, विंड, हाइड्रो पावर और बायोफ्यूल से उसे एक्सपैंड करेगा। और उसके बाद भारत सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि भारत का जो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसे बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल किया जाएगा एंड बाय 2070 भारत नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए टारगेट करेगा। और इस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने स्पेशली ग्रीन एनर्जी के ऊपर एम्फसाइज किया, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में जो 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वो कोल से या कोयला से प्रोड्यूस किया जाता है, और भारत बाय 2030 इस कोल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहता है और बाय 2030 वो 500 गीगावाट्स का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना चाहता है। तो अभी भारत के इस एम्बिशियस क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स की वजह से भारत के कुछ पावर कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अभी हम उन्हीं कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ और भी ज्यादा पर्सनल लेवल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं, और हमने डेलिबरेटली इसका फीस बहुत ही कम रखा है ताकि सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाए। और वही अगर आप इस कम्युनिटी को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको इस लर्निंग कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री में ऐड कर देगा। ज्यादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है, जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जो भारत सरकार के इन एम्बिशियस इनिशिएटिव्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एनर्जी कंपनीज के रिलेटेड एक क्विज का सवाल भी पूछना चाहूंगा। तो वो सवाल ये है कि दुनिया का लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी कौन सा है? जवाब के ऑप्शंस है सऊदी अरामको, टाटा पावर, एक्सॉन मोबिल या रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको जवाब पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं वीडियो के
एंड में सही जवाब को रिवील कर दूंगा। सो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जो भारत के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है टाटा पावर लिमिटेड, जो कि ऑब्वियसली एक टाटा ग्रुप का कंपनी है और प्रेजेंटली इस कंपनी का जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यानी पावर जनरेटिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें 22% सोलर है, 7% विंड एनर्जी है, 3% वेस्ट हीट एनर्जी का है, हाइड्रो में 6% और थर्मल में 62% है। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी या कोयला जला के जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है वहां से आता है। और टाटा पावर बाय 2030 इसे बदलना चाहता है और वो एक रिन्यूएबल ओरिएंटेड एनर्जी कंपनी बनना चाहता है और इसीलिए कंपनी ये एम करता है कि बाय 2030 वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो जो प्रेजेंटली अराउंड 5.6 गीगावाट्स का है वो उसे बढ़ा के 25 गीगावाट्स तक ले जाना चाहता है। यानी अगले 7 से 8 सालों में इनका टारगेट है 5x या 5 टाइम्स का कैपेसिटी एक्सपेंशन इन देयर ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो। और ये ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन मेनली ड्रिवन होगा इस कंपनी के सोलर सेक्टर के द्वारा। यानी कंपनी जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो एक्सपेंशन कर रहा है उसमें से ज्यादा एक्सपेंशन सोलर का होगा। और इन एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव करने के लिए रिसेंटली कंपनी ने यह भी बताया था कि बाय 2027 टाटा पावर अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और उसके साथ साथ थर्मल पावर या कोल कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए और अपने खुद के थर्मल पावर और कोल कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए टाटा पावर ने यह भी बताया है कि वो आगे चल के कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और कंपनी बाय 2050 कार्बन न्यूट्रल भी होना चाहता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 5 साल 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्हें ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करके और इन्हें एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जनरली आपने ये देखा होगा कि जो न्यू एज कंपनीज हैं उन्हें वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है और इसलिए ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने वाले इन्वेस्टर्स का वेल्थ क्रिएट होता है। और वही दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल कंपनीज जिनका बिजनेस रनवे खत्म हो रहा है या वो एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर मार्केट बहुत जल्द श्रिंक हो सकता है या मार्केट साइज कम हो सकता है, तो ऐसे कंपनीज का वैल्यूएशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो सकता है, जिसकी वजह से ये वेल्थ को इरोड कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और वो 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाता है और पूरा कंपनी 100 शेयर्स में बटा है, तो इससे क्या हो गया, अर्निंग्स पर शेयर हो गया 1 रुपी। और इस कंपनी को अगर 25 पी रेशियो का वैल्यूएशन मिलता है तो स्टॉक का प्राइस कितना हो जाता है, 25 रुपीज हो जाता है। और वही दूसरी तरफ मान लीजिए कोई थर्मल कंपनी है और 2030, 2035 या 2040 में भी ये अभी भी कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और ये कंपनी भी 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन ऐसे कंपनीज को फ्यूचर में वैल्यूएशन नहीं मिलेगा और मे भी हो सकता है ये 5 पी रेशियो के वैल्यूएशन पे ट्रेड करे, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस सिर्फ 5 रुपए हो सकता है। और यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी 100 रुपीज कमा रहा है, ये भी 100 रुपीज कमा रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि जो न्यू एज कंपनीज है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक एनर्जी सोर्सेस या फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के ऊपर काम करते हैं उन्हें वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। और जो खत्म होने वाले इंडस्ट्री या खत्म होने वाले सेक्टर्स में काम करते हैं जहां पर मार्केट साइज श्रिंक हो रहा है उनका वैल्यूएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता है। एंड फॉर दैट रीजन इवन आफ्टर बोथ द कंपनीज आर अर्निंग सेम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में एक कंपनी वेल्थ क्रिएटर बनता है और एक कंपनी वेल्थ इरोडर बनता है, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अभी वापस आते हैं टाटा पावर के ऊपर। तो टाटा पावर ने रिसेंटली एक नया बिजनेस यूनिट भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है ईजेड चार्ज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि टाटा पावर अपने कोर बिजनेस को छोड़ के इन बाकी बिजनेसेस में क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बिजनेस भी टाटा पावर का कोर बिजनेस ही है, क्योंकि टाटा पावर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जहां पर वो अपने पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस भी करता है और ये जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल लाइंस होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन भी करता है। और शहर और गांव में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं और जो अंडरग्राउंड वायरिंग होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए किसी को कोई नया पावर प्लांट बिल्ड करना है या कोई नया सोलर फार्म बिल्ड करना है या विंड फार्म बिल्ड करना है तो उसके लिए टाटा पावर ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करता है। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी करता है। यानी आपको बस आके बताना है टाटा पावर को कि मुझे इस तरीके का पावर प्रोजेक्ट चाहिए, वो आपको ये बिल्ड करके कंस्ट्रक्ट करके पूरा ऑपरेशनल करके हैंड ओवर दे देगा। और अभी टाटा पावर का जो ईजेड चार्ज है वो मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उस कैटेगरी में आता है जिसमें ऑलरेडी टाटा पावर एक्सपर्ट है। और यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कर रहा है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो टाटा पावर का जो ईजेड चार्ज है वो इंडिया का अकेला ऐसा चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर है जो बस चार्जिंग, फ्लीट, होम और पब्लिक चार्जिंग को ऑपरेट करता है। और इसमें ये मार्केट लीडर भी है जिसमें इसका मार्केट शेयर अराउंड 55% के आसपास है इन पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट, और वही होम चार्जिंग इंस्टॉलेशंस में इसका मार्केट शेयर 85% है। और प्रेजेंटली इसका प्रेजेंस मोर देन 442 प्लस सिटीज में है। एंड बाय 2028 ये टारगेट करता है कि ये 10,000 से भी ज्यादा पब्लिक चार्जिंग और 2 लाख से भी ज्यादा होम
होम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में 2020 और 2021 के बीच में 12.2% का ग्रोथ हुआ था, 21 और 22 के बीच में 30.9% का ग्रोथ, 22 और 23 के बीच में 28.7% का ग्रोथ, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ग्रोथ 4.4% है। और वही नेट प्रॉफिट में 2020 और 2021 के बीच में 9.3% का ग्रोथ, 2021 और 2022 के बीच में 49.8% का ग्रोथ, 2022 और 2023 के बीच में 76.7% का ग्रोथ, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ग्रोथ 8.9% का है। यानी लास्ट 4 to 5 इयर्स में कंपनी ने कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट्स में पॉजिटिव और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। और उसके बाद अगर आप कंपनी के ऊपर जो कर्जा है या डेट है उसको देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 52,526 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा कर्जा है। तो सडनली देखने पे ये एक बहुत बड़ा कर्जा लग सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पावर इंडस्ट्री जो है वो एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। यानी यहाँ पर बिजनेस करना है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स बिल्ड करने होते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन लगाना है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को कर्जा लेना ही पड़ता है। और ऐसे ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री और एयरलाइंस इंडस्ट्री, जहां पर उन सेक्टर में भी काम करने वाले कंपनीज को बड़े बड़े कर्जा लेना पड़ता है। और इसलिए अगर ऐसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के कंपनीज को एनालाइज करना है तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना होगा। तो प्रेजेंटली टाटा पावर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.17 है, जो हमें यह बताता है कि जो भी कंपनी ने कर्जा लिया है उसके ऊपर उन्हें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसके कंपैरिजन में कंपनी जो है 2.17 टाइम्स ज्यादा पैसे कमाता है। क्योंकि ऐसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में जो भी लोन्स लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जिन्हें 10 साल 15-20 साल ऐसे एक लॉन्गर टाइम होराइजन में पे करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कंपनी अपने इंटरेस्ट को कवर करने से ज्यादा पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। और ये हमें बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है तो ये हमें ये बताता है कि कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है कंपनी अपने प्रॉफिट्स में उतना भी पैसे नहीं कमा पा रहा है। यानी हो सकता है बहुत जल्द कंपनी अपने लिए हुए लोन की वजह से प्रॉब्लम में आ सकता है। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। और प्रेजेंटली टाटा पावर के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.74। और ये डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी में जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से कितना पैसा कर्जा लेके या डेट से आ रहा है और कितना प्रमोटर इक्विटी से आ रहा है। यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो ओनर्स है, उनसे कितना पैसा आ रहा है। और अभी ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 है, तो यहाँ पर 1.74 रुपीज डेट से आ रहा है और इसके कंपैरिजन में 1 रुपए इक्विटी से आ रहा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का पी रेशियो चेक करेंगे तो प्रेजेंटली इसका पी रेशियो अराउंड 30.6 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी अराउंड 18.8 के आसपास है और इसका एवरेज मीडियन पी 23.8 के आसपास है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये कंपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन और बाकी एंसिलरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अगर आप इसका रेवेन्यू स्प्लिट डेटा देखेंगे तो ये जो कंपनी पावर सप्लाई करता था वहां से कंपनी को 75% ऑफ द रेवेन्यू आता था, और बाकी जो गुड्स ट्रेड करता था इन अदर एंसिलरी एक्टिविटीज वहां से कंपनी को 25% ऑफ द रेवेन्यू आता था। और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कंपनी के बहुत ही एम्बिशियस फ्यूचर प्लान्स है, जहां पर ये कंपनी अगले डेकेड यानी नेक्स्ट 10 इयर्स में अराउंड $22 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। और इसका टारगेट ये है कि बाय 2025 ये 25 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशनल कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है एंड बाय 2030 ये कैपेसिटी 45 गीगावाट्स तक बढ़ाना चाहता है। और प्रेजेंटली इस कंपनी के ऊपर भी 57,378 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.45 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 7.23 है। और 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी लगातार लॉसेस कर रहा था, लेकिन वही 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाता है और वहां से कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और सेल्स दोनों में अच्छा ग्रोथ दिखाता है। लेकिन इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न है इसका स्टॉक का पी रेशियो, जो कि अराउंड 167 के आसपास है, जो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी अराउंड 18.8 के आसपास है। और उसके साथ साथ इसमें एक और कंसर्न ये भी है कि ये एक अडानी ग्रुप का कंपनी है, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बाद से अनसर्टेनिटीज ज्यादा हो गए, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव न्यूज आता है तो इसमें अपर सर्किट लग जाता है और वही दूसरा एक नेगेटिव न्यूज आता है तो इसमें लोअर सर्किट लग जाता है। तो इसलिए आपको इस अनसर्टेनिटी को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, जिसने कुछ टाइम पहले 3 मेगावाट्स के नए विंड टर्बाइन सीरीज को इंट्रोड्यूस किया है, जो अनवायबल साइट्स को भी अनलॉक कर सकता है और वायबल बना सकता है। और इस सीरीज में इनका जो S144 विंड टर्बाइन जनरेटर है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है और वो अप टू 3.15 मेगावाट्स तक एक्सटेंडेबल है। और सुज़लॉन एनर्जी जैसे कंपनीज के लेटेस्ट और अपडेटेड विंड टेक्नोलॉजी है वो विंड एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल तरीके से हार्नेस करने के लिए मदद कर सकता है, जो विंड एनर्जी कैपेसिटीज को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए फैसिलिटेट कर सकता है।
और सुजलॉन एनर्जी का स्टोरी तो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो हमारा जो दूसरा चैनल है स्मार्ट थ्योरी, वहां पर हमने रिसेंटली सुजलॉन का एक डिटेल्ड केस स्टडी रिलीज किया था, जहां हमने सुजलॉन के स्टार्ट से लेके अब तक का पूरा स्टोरी डिस्कस किया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं और उस दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, 3 साल पहले अगर आप सुजलॉन के ऊपर डेट बर्डन देखेंगे तो वो अराउंड 13,210 करोड़ के आसपास था, लेकिन बाद में कंपनी में जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम हुआ था उसकी वजह से अभी कंपनी का डेट मात्र 146 करोड़ के आसपास है। और वही अगर आप कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे तो कंपनी के पास 211 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली अभी ये कंपनी डेट फ्री बन चुका है। और वही कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो सालों लॉसेस करने के बाद कुछ क्वार्टर्स पहले कंपनी प्रॉफिटेबल भी बन जाता है और लास्ट 5 क्वार्टर्स में ये बैक टू बैक प्रॉफिट्स पोस्ट करता है। यानी आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि सुजलॉन एक टर्न अराउंड स्टोरी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न है, क्योंकि अभी स्टॉक का जो पी रेशो है वो अराउंड 135 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री का जो पी है वो अराउंड 41.2 के आसपास है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है JSW एनर्जी लिमिटेड, जिसमें अभी अगर आप देखेंगे तो इसका प्रिडोमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो कोल और थर्मल बेस्ड है और लिग्नाइट बेस्ड है, और लिग्नाइट भी एक तरीके का कोल ही है। और कंपनी के पास अभी सिर्फ 10 मेगावाट्स का सोलर कैपेसिटी है, लेकिन कंपनी आगे आने वाले टाइम में अपने इलेक्ट्रिसिटी पोर्टफोलियो का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है और कंपनी का विजन ये है कि बाय 2025 ये अराउंड 10 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है एंड बाय 2030 ये इसे डबल करके 20 गीगावाट्स करना चाहता है। और इस कंपनी के ऊपर प्रेजेंटली 27,783 करोड़ का डेट बर्डन है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.45 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.4 है। और प्रेजेंटली कंपनी अराउंड 11,105 करोड़ का सेल्स करता है और 1,616 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता है। और अभी इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 42.3 के आसपास है और इंडस्ट्री का पी अराउंड 18.8 के आसपास है। और देखिए, अगर आपको जनरली ये लगता है कि अगर कोई स्टॉक महंगा है तो स्टॉक में करेक्शन होने के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको कन्विक्शन होना चाहिए, और कन्विक्शन आपको तभी मिलता है जब आपको कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के फ्यूचर के ऊपर कन्विक्शन हो और आपने जिस वैल्यूएशन पे बाय किया है उसके ऊपर आपको कन्विक्शन हो। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग करते टाइम जो आपका कन्विक्शन बिल्ड करता है, आप उन पैरामीटर्स के अराउंड काम करो। मार्केट में क्या बोल रहे हैं, मार्केट में क्या फोमो चल रहा है, उसको इग्नोर करो, और जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको कन्विक्शन देता है, उस प्रोसेस के ऊपर आप फोकस करो। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है NTPC लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग 51.1% है। और ये जो कंपनी है बाय 2032 ये अराउंड 60 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहता है। और प्रेजेंटली इस कंपनी के ऊपर 2,22,552 करोड़ का डेट बर्डन है, लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.22 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.45 है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स है 1,76,913 करोड़ और नेट प्रॉफिट है 19,359 करोड़। और उसके बाद फाइनली हमारे क्विज के सवाल के ऊपर वापस आते हैं। तो दुनिया का लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब है सऊदी अरामको। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।